चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल शिफ्ट। सुनो बेटा, छोटा सा ही फंडा है और बहुत ही सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, बट मैं उस फॉर्मूले की डेरिवेशन करा रहा हूं जस्ट कि ना हमें थोड़ा सा एक बेटर आइडिया लगेगा चीज़ों को समझने का। मैं डेरिवेशन तब के लिए करा रहा हूं जब बेटा आपके पास सराउंडिंग में एयर है। मैं इस तरफ भी एयर मान रहा हूं, मैं इस तरफ भी एयर मान रहा हूं। ये बेटा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप मान लो बेटा, ठीक है। ऐसे क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है, थिकनेस इसके पास t है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, आराम आराम से सुनना। आपके पास यहां कहीं लेट से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को यहां कहीं खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है। तो आप बोलो सर कोई इशू नहीं है, उस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार इससे एक बार इससे, सर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा हो जाएगा, आई नो दैट, बट फिर भी है ना, हो सकता है कि एक अच्छा सा फॉर्मूला बन जाए और उस फॉर्मूले के चक्कर में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आई, एक रे तो बिल्कुल आसानी से सीधी भेज दो, बिल्कुल सीधी, नॉर्मल इंसिडेंस करती हुई बिल्कुल सीधी आपने सीधी भेज दी, ठीक है। इसका तो कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है। बड़ा मान लेते हैं कि ये मिरर से यहां पर स्ट्राइक की, दिस पॉइंट इज ए, यहां पर स्ट्राइक की बड़ा, दिस पॉइंट इज बी। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बड़ा इस सरफेस से बड़ा वो ए ओ हो गई, ए ओ हो गई, ठीक है। एक रे और भेज दो बेटा, दूसरी रे से रे ऐसे भेज दो, इट्स अ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रे मुड़ जाएगी बेटा किधर, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ। तो जस्ट रिफ्रैक्शन के बाद बेटा रिफ्रैक्शन के बाद रे जो है वो थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे। मैं इस रे को बड़ा थोड़ा पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूं तो ऐसा कह सकता हूं, आराम से सुनिएगा। This is your refracted ray, this is your refracted ray, intersection point of these refracted ray will be the position of image। तो इस refracted ray को पीछे की तरफ खींचता गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इस refracted को पीछे की तरफ खींचता गया खींचता गया खींचता गया, यहां पर हमारी कोई ना कोई इमेज बन गई। मैं इसको I1 कह रहा हूं, ये वाला जो सरफेस है मैं इसको सरफेस 1 कह रहा हूं बेटा, मैं इसको सरफेस 2 कह रहा हूं। इस सरफेस 1 के लिए दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि सरफेस 1 के लिए ओ जो है वो तो ऑब्जेक्ट है और I1 जो है वो इमेज, और फ्लैट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ तो इमेज की डिस्टेंस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव। बड़ा एन रिलेटिव में लिखना आता है, लिख लेंगे, ठीक है। सरफेस से इमेज की जो डिस्टेंस है बड़ा दैट इज ए I1, इट शुड बी इक्वल टू सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस AO डिवाइड बाई एन रिलेटिव। एन रिलेटिव मतलब कहां से रे आ रही है डिवाइड बाई कहां को जा रही है, 1 से n में जा रही है, 1 से n में, तो 1 अपॉन n, n चला जाएगा ऊपर, तो बड़ा मेरे पास ये आ जाएगा n टाइम्स AO। ले बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है n टाइम्स AO। लेकिन हम जानते हैं कि अभी तक ऑब्जर्वर के पास रे पहुंचने से पहले एक बार रिफ्रैक्शन और होगा, इस बार बड़ा ऑफ कोर्स यहां से यहां होगा, n से 1 होगा, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इस सरफेस 2 को देखो, इस सरफेस 2 पर दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे,
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। भाई ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाली इंसिडेंट रे जो इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, सरफेस टू पर जो इंसिडेंट हो रही है, ये हमें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? ये हमें आती हुई प्रतीत हो रही है I1 से। तो मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि सरफेस टू के लिए I1 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई बहुत हाई फाई बात तो है नहीं बेटा इसमें। इस सरफेस के लिए जो इमेज थी वो अगली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, इस सरफेस से आखिर ऑब्जेक्ट है कितनी दूर? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट दूर है थिकनेस प्लस n टाइम्स AO। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है दैट इज t प्लस n टाइम्स AO। इस सरफेस के लिए I1 आपकी ऑब्जेक्ट है और वो कितनी दूर है? ये दूरी प्लस ये दूरी, t प्लस n टाइम्स AO। सर इमेज कहां बनेगी? सोचते, एक रे तो बड़ा रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई। ये वाला रिफ्लेक्शन कहां से कहां है? ये वाला रिफ्लेक्शन है बेटा कहां से? रेयरर से डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयरर। तो रे मुड़ जाएगी नॉर्मल से दूर, रे मुड़ जाएगी नॉर्मल से दूर। ऐसे ये जो रिफ्रेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द फाइनल इमेज। करता हूं बेटा, सोचता हूं। ये वाली रे तो बेटा सीधे चलते चलते यहीं से आ रही है। इस वाली रे को बेटा पीछे की तरफ खींचो, इस वाली रे को बेटा पीछे की तरफ खींचो 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 खींचो, यहां कहीं से हमें आती हुई नजर आएगी। दिस इज I2 एंड ऑफ कोर्स सारे रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज जो है ये I2 है। ये I2 हमारी फाइनल इमेज। तो मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि सेकंड सरफेस के लिए I2 जो है वो हमारे पास इमेज है। बड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी पता है और इस सरफेस से इमेज की जो दूरी है वो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। बड़ा मान लेते हैं कि इस सरफेस से फाइनल इमेज जो है वो कुछ दूरी पर है। काश मैं दूरी निकाल पाता, मेरे बच्चे होने से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव। कर लेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा सरफेस से t प्लस n टाइम्स AO डिवाइड बाई एन रिलेटिव। एन रिलेटिव मतलब रे कहां से आ रही है डिवाइड बाई कहां को जा रही है? n से 1 पे जा रही है, तो लिख देना n डिवाइड बाई 1। थोड़ा 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास ये दूरी आ गई है AO प्लस t बाई n। बन गया डाल का, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास आ गई है AO प्लस t बाई n। अब छोटा सा काम, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस ऑब्जर्वर के लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पड़ी थी और उसे इमेज थोड़ी सी इधर पड़ी हुई नजर आ रही है। काश मैं ये वाले डिस्टेंस निकाल पाऊं, और इस डिस्टेंस का मैं नाम निकाल रहा हूं नॉर्मल शिफ्ट। बेटा क्या नाम निकाल रहा हूं इसका मैं? नॉर्मल शिफ्ट। हो जाएगा, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां से O तक की डिस्टेंस कितनी है? T प्लस AO। कितनी बेटा? T प्लस AO। इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लो। ये वाला डिस्टेंस बेटा कितनी है? AO प्लस T बाई AO प्लस T बाई N। AO प्लस T बाई बेटा ये AO क्या हो गया? कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया T माइनस T बाई N। ये आ गया है हमारा नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो दैट इज T 1 माइनस 1 अपॉन N। N क्या बेटा? जो आपका बेटा रेक्टेंगुलर स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल।
इट इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर, बड़ा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, प्लीज 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 इसे याद रखें। शिफ्ट का तुम अर्थ तो समझ गए ना कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पड़ी है और इस ऑब्जर्वर को सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगुलर स्लैब, ये बड़ा जो भी क्यूबॉइडल स्लैब है उसके पड़े होने के कारण उसे ऑब्जेक्ट यहां पड़ी हुई नजर ना आकर यहां पड़ी हुई नजर आती है, थोड़ी सी आगे नजर आती है, और कितनी आगे नजर आती है, दैट इज योर नॉर्मल शिफ्ट। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा काम बेटा, हमारा सारा का सारा काम इससे बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से बन जाता है। आई रियली होप सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। मैं एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला और याद कराना चाहता हूं, और वो ऐसे है कि अगर मान लो बेटा कल को ऐसा हुआ कि ये कोई ग्लास हुआ जिसकी थिकनेस T हुई और ग्लास का रिफ्रैक्टिव हुआ इंडेक्स हुआ Ng और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ Ns। मान लो बेटा सराउंडिंग में एयर नहीं है, कुछ और है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है बड़ा मान लीजिए वो यहां कहीं है और जो ऑब्जर्वर है वो यहां कहीं है, तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहां नजर नहीं आएगी, थोड़ी सी बेटा इधर की तरफ नजर आएगी। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। बस फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज हो जाएगा कि बेटा आपका जो नॉर्मल शिफ्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी T 1 माइनस 1 अपॉन, अभी तक तो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था, अब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। हम चाहे तो वापस से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हो बेटा सारी कैलकुलेशन वापस से वही होंगी, कोई नीचे नहीं होगी। समझ गए बेटा, जो हमने एक्चुअल फॉर्मूला लिखा था ना उसमें साइड में बेटा सराउंडिंग में एयर थी, वो इसका स्पेशल केस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय 1, वापस बेटा वही आ गया T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। हाँ बेटा मान लो कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से हुआ कि मान लो कि कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू मान लो बेटा नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब शिफ्टिंग जो है वो इस तरफ नहीं है, शिफ्टिंग उस तरफ है। जैसे इंसिडेंट रेज इधर आ रही है, अगर मान लो कि नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव हुई, इसका मतलब शिफ्ट जो है वो अलोंग इंसिडेंट रे है, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरफ शिफ्ट हुआ है। मान लो बेटा कभी मान लो कि नेगेटिव आ गया, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब जिस तरफ इंसिडेंट रेज जा रही है शिफ्ट उसकी तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही है उसके अपोजिट। हालांकि नेगेटिव आने वाला कोई सवाल शायद आएगा नहीं कभी, बट फिर भी पता सब कुछ होना चाहिए। मान लो कभी नेगेटिव आ गया तो ऐसे नहीं ओ माय गॉड मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई रियली होप समझ गए होंगे। आगे चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है नॉर्मल शिफ्ट का, उसके बेसिस पे बेटा एक दो सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, पहला ही सवाल जो है वो काफ़ी बढ़िया सवाल ले रहा हूँ, सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, सवाल बढ़िया है। सिचुएशन मेरे बच्चों ऐसी है कि आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर ऐसे, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर्स है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, और एक पैरेलल स्लैब पड़ी है ग्लास की, बीच में यहां की स्लैब जो है वो ऐसे पड़ी है, ऐसे, ये बड़ा पैरेलल स्लैब है। ये बड़ा आपकी पैरेलल स्लैब है। इस पैरेलल स्लैब की जो थिकनेस है बड़ा वो 3 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। वैल्यूज बेटा मैंने अच्छी ली, मैंने कोई बुरी वैल्यूज नहीं ली, ऐसी वैल्यूज ली कि जिससे आपको परेशानी कम से कम आए, ठीक है। यहां तक कहानी समझा गई। ये बड़ा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, दिस इज ट्रांसपेरेंट
ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा यहां से 16 सेंटीमीटर दूर है। किससे? मिरर से 16 सेंटीमीटर दूर है। ग्लास स्लैब से उसकी जो डिस्टेंस है वो इतना मैटर नहीं करती, ठीक है, वो मैटर नहीं करती, उसका सवाल में कोई लेना देना है नहीं। सवाल बड़ा बहुत ही क्लियर सा ही है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज होगी उसकी पोजीशन क्या होगी? व्हेन आई से फाइनल इमेज आई जस्ट मीन दैट कि जितने भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होने हैं उन सब के बाद फाइनल जितने रिफ्लेक्शन होने थे वो सारे हो गए, उन सब के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी आपको ये पता करना है। अच्छा सवाल है बेटा, मोर और लेस ऐसी ही वैल्यूज के साथ ये वाला सवाल आपको हर बुक के अंदर दिख जाएगा। एंड हर किसी बेटा क्या कहते हैं, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लो उसके अंदर हर के अंदर ये सवाल दिखेगा। वैल्यूज हो सकता है कि उन्होंने और आसान ली हो, मैंने थोड़ी सी बेटर वैल्यूज ली है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपकी बात सोचनी पड़ेगी कि कुल मिलाकर इस ऑब्जेक्ट से जो रेज लेफ्ट में जाएंगे उनके साथ क्या क्या होगा। पहले यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर रे जब पलट कर आएगी तो वापस से यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा। तो कुल मिलाकर 5 तरह के काम हुए। क्या? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो 2 रिफ्रैक्शन हुए हैं इन दोनों का हमें एक तरह से फाइनल रिजल्ट याद ही कर रखा है। हमने याद कर रखा है कि इस तरह की अगर कोई पैरेलल, इस तरह की बेटा कोई पैरेलल प्लेट है, पैरेलल ग्लास स्लैब है, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशंस में क्या रिलेशन रहता है, हमने पहले से ही याद कर रखा है। तो ये जो 2 रिफ्रैक्शन हुए ना, इन दोनों रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनती है वो हमने पहले से याद ही कर रखी है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आएंगी ऐसे, अच्छी बात है बड़ा। जैसे ही रेज यूं आई, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आई ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आई ऐसे, यूं चलते चलते रेज ऐसे। रेज कहां से कहां जा रही है? रेज जा रही है ऑफ कोर्स रेयर से डेंसर। रेज मुड़ जाएंगे किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ बड़ा हल्की हल्की रेज मुड़ जाएंगी ऐसे, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नॉर्मल की तरफ मुड़। अब फिर से रिफ्लेक्शन होगा। इस बार रिफ्लेक्शन कहां से कहां होगा? इस बार रिफ्लेक्शन होगा बड़ा ऑफ कोर्स डेंसर से रेयर। अगेन बड़ा रेज मुड़ जाएंगी कहां? नॉर्मल से दूर। और रेज जो होंगी बड़ा वो ऐसे चली जाएंगी। जो रेज होंगी दे विल गो लाइक दिस। दे विल गो लाइक दिस। तो आपके पास ये जो रेज जा रही है, इन दोनों रेज को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, बड़ा पीछे की तरफ अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये यहां कहीं किसी पॉइंट से आती हुई मुझे दिखाई देंगी। ये यहां कहीं से आती हुई दिखाई देंगी। मैंने इसको I1 बोल दिया है। इसका मतलब इस पैरेलल स्लैब के इस तरफ लेफ्ट में जो कोई इंसान बैठा है उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे है। और जितना आगे है प्यारे बच्चों, जितना आगे है उसी डिस्टेंस को तो हम बड़ा क्या बोलते थे? शिफ्ट। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला तो मेरे बच्चे पहले से याद करके बैठे हैं। वो बोलेंगे सर नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला सिंपली है ना, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इस स्लैब की थिकनेस कितनी है। और ये शिफ्ट हमने बड़ा फॉर्मूला पहले से लगा रखा है, याद कर रखा है। शिफ्ट का फॉर्मूला था टी मतलब बड़ा इस स्लैब की थिकनेस दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 अपॉन इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 3/2। बड़ा ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 1 - 2/3 इज 1/3। 1/3 से बड़ा 3 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो शिफ्ट है ये मेरे पास बड़ा कितनी आ गई है? 1 सेंटीमीटर आ गई। अगर ये शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आ गई, इसका मतलब मिरर के लिए, अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट O नहीं है बड़ा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1।
क्योंकि मिरर के पास जो रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, I1. सो यू कुड इजीली से कि I1 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर. मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है I1. अच्छी बात है बेटा. और रेज आ रही है इस तरफ, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस. ठीक है बेटा. कहाँ इमेज बनेगी, मुझे फॉर्मूला पता है, 1/v + 1/u. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, दैट इज -15 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ. बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 + 10 है -10. कॉनकेव है इसलिए -10. इट गिव्स मी 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 -1/10. बेटा दैट कम्स आउट विथ 30, तो नीचे आ गया, दैट इज 2 - 3. बेटा v की वैल्यू कम्स आउट विथ -30. इसका मतलब ये जो मिरर है ये इमेज बनाएगा -30 पे. -30 किधर बेटा, लेफ्ट है या राइट है, आप लोग सर ऑफ कोर्स नेगेटिव तो राइट ही है. तो मिरर अपनी तरफ से इमेज बेटा कहाँ बनाएगा, -30 पे, मतलब 30 सेंटीमीटर इधर बनाएगा. अभी करते हैं. तो मिरर ने जो रेज है बेटा वो भेज दी है. मैं बेटा कोई ढंग का सा कलर यूज करता हूँ, कौन सा करूँ. रेड तो बेटा इतना विजिबल होता नहीं है, ये कर लेते हैं. ठीक है. तो इस मिरर ने रेज भेज दी बेटा ऐसे, यूं चलते ऐसे. इस मिरर ने रेज भेज दी ऐसे बेटा रेज भेज दी, ऐसे बेटा रेज भेज दी. तो मिरर ने एक तरह से यहां कहीं इमेज बनाई है. लेट्स बेटा दिस इज I2. और कहां बनाई है, अपने सामने. कितनी डिस्टेंस सामने, 30. लेकिन कहानी यहां निपटी नहीं बेटा, निपटी नहीं. अब फिर से जब वापस से रेज जा रही तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा बेटा. फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. और एक बार नहीं 2 बार होगा. आप बोलोगे से 2 बार अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है. इस तरह की पैरेलल स्लैब जो होती है वो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देती है, एक तरह से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देती है. कितना, t × 1 - 1/f. किस तरफ, इंसिडेंट रेस की तरफ. तो जब रेज इस तरफ आ रही है तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन है ये. तो इस पैरेलल स्लैब के लिए अगर ध्यान से देखो तो ये इंसिडेंट रेस है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है I2. और ये इसकी इमेज बना देगी, किधर बना देगी, उस तरफ, इंसिडेंट रेस की तरफ शिफ्ट कर देगी. कितना, फॉर्मूला तुम जानते हो, दैट इज t × 1 - 1/f. मैं इस बात को डायग्राम से भी समझा सकता हूं. सुनना कि शिफ्ट जो होगा वो सामने की तरफ ही होगा. इस बात को मैं डायग्राम से भी समझा सकता हूं. सुनना बेटा, जैसे जिस टाइम पर ये रिफ्रैक्शन हुआ, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर. और अगर ये रेयर से डेंसर है, द रे विल मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल, विल मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल. फिर अगेन इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, द रे विल मूव अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि रे चलते ऐसे. यही कहानी बेटा यहां पर होगा. पहले जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और फिर नॉर्मल से दूर यूं चलते. दिस इज माई फाइनल इमेज बेटा, दिस इज माई फाइनल इमेज I3. और ध्यान से देखो तो ये जो आपकी पैरेलल स्लैब है, इसके लिए ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इन इंसिडेंट रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो क्या है, ऑब्जेक्ट. सो I2 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट for parallel slab, and I3 is behaving like an image, of course. इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा, तो आप कह सकते हो कि सर हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि ये पैरेलल स्लैब जो होगी वो ऑब्जेक्ट को हल्का सा आगे शिफ्ट कर देगी. किधर शिफ्ट कर देगी, इंसिडेंट रेस की तरफ. अब जब वापस से रेज आ रही है तो इंसिडेंट रेस तो ऐसे आ रही है, तो वो आगे शिफ्ट कर देगी. एंड दिस शिफ्ट वी ऑलरेडी नो दैट. बेटा फॉर्मूला क्या है, T थिकनेस ऑफ द पैरेलल स्लैब इनटू 1 - 1/n. सॉल्व किया तो बेटा मेरे पास ये आ गया है 1 सेंटीमीटर. ये हमारा I3 आ गया.
तो कोई मुझसे फाइनली पूछे कि ना सर फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, बेटा फाइनल इमेज बन रही है मिरर से 30, सॉरी 30 नहीं बेटा 31, मिरर से 31 सेंटीमीटर आगे। तो आप कह सकते हो कि फाइनल इमेज इज 31 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर के 31 सेंटीमीटर सामने। बढ़िया, बस आपको याद क्या रखना है कि जब रेज इधर आई थी तब भी शिफ्ट हुआ, जब रेज यूं आ रही थी तब भी बेटा इस पैरेलल प्लेट ने, पैरेलल स्लैब ने शिफ्ट किया, और शिफ्ट किस तरफ किया, हमेशा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही शिफ्ट किया। आई होप बेटा समझ गए होंगे। अच्छा सवाल है, बार बार बेटा आपको ना अलग अलग बुक्स के अंदर ये वाला सवाल नजर तो आएगा ही आएगा, कर भी लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इतना बड़ा इशू है नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगली बड़ा कहानी, एक छोटा सा टॉपिक और बेटा कुछ पैरेलल स्लैब्स अगर साथ में हो, पैरेलल स्लैब्स मतलब बेटा स्लैब एक नहीं 2 या 3 हो तो क्या करते हैं, हालांकि हम इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं फॉर्मूला डिराइव करने से, फॉर्मूला बताने से पहले उसको हल्का सा एक डेरिवेशन करा देता हूँ। डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हालांकि हमारा फॉर्मूले से भी काम बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या कहानी है सुनिएगा। बेटा कहानी ऐसी है कि ये मेरे पास एक पैरेलल स्लैब इस तरह की, इसके आगे बेटा एक ऐसी पैरेलल स्लैब और, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसमें इसकी थिकनेस जो है वो बेटा T1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसकी थिकनेस T2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। यहां कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है। N0 बड़ा अक्सर तुम जानते हो कि एयर ही होती है, और यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, यहां बड़ा कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, यहां मेरे बच्चे को ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सरफेस 1 बोल रहा हूं और बेटा मैं इसे सरफेस 2 बोल रहा हूं। तो सरफेस 2 से ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना वो तो कितनी है, T1 प्लस T2, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये वाली ऑब्जेक्ट यहां नहीं, हल्के सी आगे या हल्के सी पीछे नजर आएगी, डिपेंडिंग ऑन N1 N2 और N0 की वैल्यूज क्या क्या है, कहां नजर आएगी वो फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश करते हैं। सो आप कह सकते हो कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज at a distance T1 plus T2 from surface 2। सरफेस 2 से बड़ा T1 प्लस T2 डिस्टेंस, सॉरी T2 प्लस T1 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब बड़ा फाइनल इमेज कहाँ बनेगी अभी देखते हैं, बड़े आराम से देखते हैं, सुनिएगा। मैंने क्या किया बेटा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ रेज जाते मान ली। एक रेत मैंने सीधी मान ली ऐसे, ओहो, एक रेत बड़ा मैंने ऐसे सीधी मान ली कि ऐसे आ रही है। अब जो रेज सीधी आ रही ना बड़ा, वो तो तुम जानते ही हो, वो तो नॉर्मल इंसिडेंस है, वो तो सीधी आई जाएगी। ठीक, ऐसे आ रही। मैं एक रे मान रहा हूं, मैं बड़ा एक रे और मान रहा हूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास अगली रे आई ऐसे, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है ये थोड़ी सी बड़ा मुड़ गई, लेट से बड़ा हल्की सी मुड़ गई ऐसे, ऐसे मुड़ गई। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगी हमारी इमेज, पहली इमेज है ना। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों लाइन को एक्सटेंड करता हूं, दोनों लाइंस को एक्सटेंड करता हूं। इस वाली लाइन को तो एक्सटेंड करना आसान सही बेटा, मैं इस लाइन को और एक्सटेंड करता हूं, ये लीजिए,
दोनों लाइंस को मैंने एक्सटेंड किया तो मेरे पास सबसे पहली इमेज बनी I1। ये I1 किसने बनाई है? सरफेस 1 ने बनाई है। दिस इज इमेज फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए आपकी इमेज ये। अच्छा, इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है इस सरफेस से जहां से रिफ्रैक्शन हुआ है? आप बोलोगे से मेरे पास फॉर्मूला है। मेरे पास फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव का क्या अर्थ है हम भली बात जानते हैं। इस सरफेस के लिए ओ तो ऑब्जेक्ट है और I1 इमेज है। ओ सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? T1 डिवाइडेड बाई एन रिलेटिव। बेटा व्हाट इज एन रिलेटिव? एन रिलेटिव इज ऑफ कोर्स रे कहां से आ रही है डिवाइडेड बाई कहां जा रही है। ये ना फॉर्मूला, कहां से आ रही है? N1 से। कहां जा रही है? N2। तो N1 अपॉन N2। बढ़िया यहां तक। तो हमारे सरफेस 1 की तो सारी कहानी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर सरफेस 2 पर क्या कहानी है। सरफेस 2 पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक बार थोड़ी होगा, दो बार होगा। एक बार तो रिफ्रैक्शन यहां से होगा, एक बार वापस से होगा। अब सरफेस 2 से एक बार रिफ्रैक्शन और हुआ। जब सरफेस 2 से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये वाली लाइन तो बड़ा सीधी निकल गई, नॉर्मल जा रही थी। ये वाली जो लाइन गई है, मान लीजिए बड़ा रिफ्रैक्शन के बाद, लेट्स से रिफ्रैक्शन के बाद ये वाली जो रे है ये ऐसे निकल गई है। ऐसे ये भी रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है। इस रिफ्रैक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ खींचा और इस रिफ्रैक्टेड रे को मैंने पीछे की तरफ खींचा, खींचा 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 खींचा, यहां कहीं से आती हुई दिखाई दे रही। ठीक है। इस रिफ्रैक्टेड रे और इस रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी योर इमेज, दैट इज I2। अब आराम से सुनना बेटा, ये आपके सरफेस 2 है, इस पर ये एक इंसिडेंट रे और ये एक इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। मतलब सरफेस 1 के लिए जो इमेज थी वो सरफेस 2 के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली I1 इज बिहेविंग लाइक एन इमेज। अच्छी बात है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? I2। तो I2 क्या हो गई है? इमेज। I2 हो गई बड़ा सरफेस 2 के लिए आपकी इमेज। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस सरफेस 2 से फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है, अब देखो ये रे बाहर जा रही है, ये रे बाहर जा रही है, यहां कहीं ऑब्जर्वर होगा, उसकी आईज होंगी, उसकी आंखों पर जो रेज गिर रही है वो तो बड़ा ये वाली और ये वाली गिर रही है। इन रेज को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा 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 तो कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देंगी। कहां से आती हुई दिखाई देंगी? I2 से आती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब फाइनल इमेज जो हमारे पास वो I2 है। इस सरफेस से I2 कितना डिस्टेंस दूर है उसके मेरे पास फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव। आखिर ऑब्जेक्ट कितना दूर है बच्चे? सर ऑब्जेक्ट दूर है T2 प्लस ये T2 प्लस ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितनी बड़ा हमने निकाली थी अभी? ये वाला डिस्टेंस हमने निकाली थी बड़ा, यहां से तक डिस्टेंस हमने निकाली थी। कितनी निकाली थी? T1 N2 अपॉन N। तो मेरे पास बड़ा डिस्टेंस आ गई है T2 प्लस बड़ा ये वाला डिस्टेंस, दैट इज T1 N2 अपॉन N डिवाइडेड बाई N रिलेटिव। N रिलेटिव क्या होता है? रे कहां से आ रही है डिवाइड बाई कहां को जा रही है। कहां से आ रही है? N2 से आ रही है। कहां जा रही है? N0 पे जा रही है, तो N2 अपॉन N0। और सॉल्व करते ही डिस्टेंस ऑफ इमेज मेरे पास आ गया बड़ा, क्या आ गया? T2 डिवाइडेड बाई N2 अपॉन N0 प्लस T1 और बड़ा ये N2 तो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा N1 अपॉन N0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। मैंने भले इसकी डेरिवेशन की हो लेकिन आप लोग बड़ा सीधा इसको याद कर सकते हो। मैं अलग से डायग्राम बना के भी आपको बोल दूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या याद करना है कि जो फाइनल इमेज होगी वो फाइनल सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगी, दैट विल बी T2
डिवाइड बाई n2 अपॉन एन नॉट प्लस T1 डिवाइड बाई n1 अपॉन एन नॉट। एन नॉट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जो आपकी ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास ही निकल के आता है। कोई बच्चा कहते हैं कि मुझे वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, मत याद करो। आप तो बड़ा सिंपली जो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव है वो 2 बार लगा दो, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। 3 स्लैब होगी तो 3 बार लगा दो, 4 स्लैब होगी 4 बार लगा दो। पहले वाले स्लैब से जो इमेज बनेगी वो अगली बार के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद रखने से हल्का सा आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक अलग पेज पे लिख दूँ बेटा। चलिए मैं एक अलग पेज पे बड़ा रिजल्ट लिख रहा हूँ, सब बच्चे लिखें, सब बच्चे बड़ा रिजल्ट लिखें। बेटा इस तरह की कुछ पैरेलल स्लैब्स हैं, ऐसा इस तरह की। ये वाले जो स्लैब है, ओ सॉरी, ये वाले जो स्लैब है इसकी थिकनेस T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। इसकी थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ये थिकनेस बड़ा T3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 है। ठीक है बेटा, यहां कहीं आपकी ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा आपकी ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं आपका कोई ऑब्जर्वर है। जो ऑब्जर्वर है वो जहां है बेटा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास N0 है। तो इस ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज जो है, एक रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन, 3 रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज है वो यहां कहीं नजर आएगी। फाइनल इमेज बेटा इधर भी नजर आ सकती है, इधर भी नजर आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा N1, N2, N3 और N0 की वैल्यूज कैसी कैसी हैं। और जो फाइनल इमेज बन रही है इसकी लास्ट वाली सरफेस से जो डिस्टेंस है, लास्ट वाले सरफेस से जो डिस्टेंस है, इसका हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला T1 डिवाइडेड बाई N1 अपॉन N0। ये बेटा ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली बोला है, मैंने प्रूव किया इस बात को। T2 अपॉन N2 अपॉन N0 प्लस T3 N3 अपॉन N0। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, मैंने बेटा इस बात को प्रूव किया कि आपका फाइनल आंसर ये आएगा। लेकिन फॉर्मूला याद रखने से हमारा काफी हद तक काम तो बन ही जाएगा। ठीक है, और फिर भी मुझसे कोई बच्चा पूछ ले कि सर इस वाले केस में मैं कोई शिफ्ट वगैरह का फॉर्मूला याद रख सकता हूँ क्या? बेटा बिल्कुल याद रख सकते हो, ये वाला डिस्टेंस आपकी शिफ्ट है। ठीक है, वैसे अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपको एग्जैक्टली पता है कि इमेज कहाँ पर है, तो शिफ्ट भी पता ही है। तो फिर भी कोई बच्चा मुझसे जिद कर ले कि सर शिफ्ट कैसे निकालोगे, तो मैं कहूँगा कि देख बेटा, यहाँ से एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर है T1 प्लस T2 प्लस T3, इतने डिस्टेंस दूर है। ठीक है, माइनस फाइनली इमेज कहाँ नजर आ रही, इतने डिस्टेंस पे DI पे, उसको माइनस कर दें। तो बच्चे इस केस में फॉर्मूला याद रख लेते हैं, T1 1 माइनस 1 अपॉन N1 अपॉन N0 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन N2 अपॉन N0 प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन N3 अपॉन N0। तो शिफ्ट का फॉर्मूला मुझे ऐसे पर्सनली इतना पसंद है नहीं, मुझे तो बड़ा ये पता पसंद है कि हाँ भाई फाइनल सरफेस से इमेज कितनी दूर बनती है, ये वाला फॉर्मूला मेरे को याद है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला मुझे याद रखना इतना पसंद नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है इसलिए बड़ा मैंने लिख दिया है। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, और मुझे पता है कि तुम बेटा मेरी बात तो मान ही लेते हो आजकल, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो और चल रहो। ठीक है, और कोई बच्चा जिद कर ले कि सर मैं तो नहीं याद करना चाहता फॉर्मूला, बड़ा मत याद करो। ठीक है, तेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव लगाना पड़ेगा, तेरा आंसर भी आ ही जाएगा। सो इट्स योर चॉइस, है ना, इट्स नॉट ए कंपल्शन। लेकिन मैंने इतनी सारी मेहनत की इसलिए कि बेटा ना आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, वरना ठीक है ना मैं बोल ही देता कि फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए बच्चा एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल कर लो बेटा, एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल कर लो। सुनिए बेटा,
कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसे बड़ा 3 अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है बेटा ये 20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है बेटा ये 15 सेंटीमीटर। ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा लेट से 3/2 है। ये दूसरा लिक्विड है बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से बेटा 2 है। यहां पर कोई दूसरा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से 2 है, और यहां कहीं मेरे बच्चों तीसरा लिक्विड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से बेटा 4/3 है। इसका 4/3। यहां कहीं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है बेटा, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप और 1 मान के चले, ठीक है। अब हुआ क्या कि बेटा यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो बेटा यू आएंगी, अरे इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो मेरे बच्चे ऐसे आएंगी, रेज तो ऐसे आएंगी और उसका रिफ्लेक्शन 1 2 3 बार होगा, है कि नहीं। अब उसका रिफ्लेक्शन अगर 3 बार होगा तो 3 बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन रिलेटिव, या फिर ये 3 पैरेलल स्लैब्स हैं और हमने पैरेलल स्लैब्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर रखा, उसको भी आप लगा सकते हो। तो आप कोई बताना है, सवाल बड़ा ही है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज होगी वो कहां बनेगी उसकी पोजीशन बताओ। बता देंगे, वेरी सिंपल, कोई बड़ा टास्क है ही नहीं। इस फाइनल सरफेस से इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला मेरे पास है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3/2 अपॉन एयर। एयर के बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, तो ठीक है 1 लिख दिया, प्लस T2 अपॉन N2 अपॉन N0, that is 2 upon 1, plus T3 that is 10 centimeter upon 4/3 upon 1. But that comes out to be 10 centimeter plus 10 plus 30/4, that is 20 plus 7.5, that comes out with 27.5 centimeter. जो आपको फाइनल इमेज नजर आएगी बेटा वो 27.5 सेंटीमीटर्स के आसपास नजर आएगी। तो यहाँ कहीं जो ऑब्जर्वर होगा उसको फाइनल इमेज बेटा यहाँ कहीं नजर आएगी, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 27.5 सेंटीमीटर्स पे नजर आएगी। ऐसे सवाल में कोई मुझसे पूछ ले सर शिफ्ट कितना हुआ, तो हमें कुछ अलग से खास सोचने की इसमें ज़रूरत है नहीं, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो 10 और 20 30 और 15 बड़ा कितना 45 सेंटीमीटर दूर है, और नज़र कहाँ पे आ रही है 27.5 पे नज़र आ रही है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा कितना 17.5, ठीक है बच्चों, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है उससे ऊपर आपको इमेज नज़र आ रही है, और वो भी कितना 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। आसान सा एक पॉइंट समझिए क्या फॉर्मूला है, याद रख के बेटा हम काफ़ी सारी बातें तो बना ही सकते हैं। हमारा मोस्टली काम जो है वो तो फॉर्मूले से ही बन जाएगा, हमें चिंता करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट अगर मैं IIT एडवांस की अगर बात करूं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल जरूर पूछते हैं वो लोग बात। और पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर सबसे बड़े पोर्शन कौन से हैं? मिरर और लेंस। मिरर पढ़ने में आपको बड़ा आइडिया लगेगा हमें कितने सारे दिन लग गए, लेंस पढ़ने में बड़ा हमें उतने ही दिन वापस से लगेंगे, है ना। हालांकि हल्के से कम लगते हैं क्योंकि हमने पहले से मिरर पढ़ रखा होता है, तो मोर और लेस उन्हीं फॉर्मूला का एक तरह से एक रिपीटेशन टाइप का सा मामला रहता है। बट फिर भी जो मेन प्राइम पोर्शंस थे पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर के, वो दो थे। कौन से? मिरर था और लेंस था। मिरर और लेंस के IIT एडवांस्ड में चाहे JEE मेन में खूब सवाल पूछते हैं। ऑफकोर्स IIT एडवांस में ज़्यादा सवाल पूछते ही हैं, उनको पढ़ने में टाइम भी लगता है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने में बड़ी मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके सवाल खूब सारे पूछ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूछ लेंगे, मैं आगे के लिए तो कुछ बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज तक भी पूछे हैं। आज तक भी अगर आप देखो तो TIR पर खूब सारे सवाल IITs ने पूछे, तो मान सकते हो कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स बड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई में हम सारा काम इसमें निपटा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम बड़ा TIR भी कहते हैं। ठीक है, आराम से मजे से बड़ा सारी बात सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहले लेट्स से बच्चे, आपके पास बड़ा एक सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस के नीचे ये बड़ा आपका कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है। ये आपका डेंसर मीडियम है। जैसे मान लो कि ये वाटर है, ये आपका डेंसर मीडियम। इसके ऊपर कोई रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वो रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR, और ये आपका रेयर मीडियम है। रेयर किसे बोलोगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। डेंसर किसे बोलोगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। सो ऑफ कोर्स वी आर सेइंग दैट कि ND इज मोर देन NI। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। अब मैंने क्या किया कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर मैं भी क्या कर रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट डाल रहा हूं। रेयर से मैं डेंसर में डाल रहा हूं, मैं लाइट भेज रहा हूं किससे? रेयर से डेंसर। देखो क्या होता है। मैंने बड़ा कोई रे भेज दी ऐसे, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस तो बड़ा I इज इक्वल्स टू 0, और अगर I इज इक्वल्स टू 0 हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि NR साइन 0 शुड बी इक्वल टू बड़ा यहां पर ND इंटू साइन R। सॉल्व करते बड़ा R की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। तो हम बड़े आराम से जानते हैं कि रे जैसे आई थी बड़ा वैसे ही चली जाएगी, मतलब वैसे ही अगले मीडियम में चली जाएगी, कोई डेविएशन कुछ नहीं। फेयर एनफ। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। चलो सॉरी, मैंने बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया और नॉर्मल के साथ बड़ा लेट से कुछ ना कुछ एंगल बनाया I। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। स्नेल्स लॉ से हम निकाल सकते हैं कि NR साइन I इज इक्वल्स टू ND साइन R। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि साइन R इज इक्वल्स टू NR अपॉन ND साइन I। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा है कि नहीं भाई? NR छोटा है, ND बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन 1 से छोटा है। ये वाला फ्रैक्शन अगर 1 से छोटा है तो पक्की बात है कि R की जो वैल्यू है वो I से छोटी है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट मीन्स दैट द रे हैज moved toward the normal. Of course, it's a refraction from rarer to denser. The ray has moved toward the normal, and we know it very well कि this is your angle R. And अगर कुछ ना होता तो रे बेटा यू निकल जाती, ये हमारा होता डेविएशन, ये होता हमारा डेविएशन। तो हम इस बात में बहुत ही एंश्योर हैं कि जो R है बेटा उसकी वैल्यू I से कम होगी। अब मैंने क्या किया कि धीरे 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 I को बढ़ाया। धीरे धीरे अगर मैं I को बढ़ाऊंगा तो R भी लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन R जो है हमेशा वो I से छोटा ही होगा। ये बात तो तय है, बिकॉज इट्स द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो दोनों में से 90 पहले कौन पहुंचेगा? दोनों में से 90 कौन पहले पहुंचेगा? तो आप बोलो सर ऑब्वियस बात है 90 तो पहले I पहुंचेगा।
90 से पहले आई पहुंचेगा, और आई को हम ऑफकोर्स 90 से बड़ा तो कर ही नहीं सकते, और तब भी बड़ा ऑफकोर्स आर की जो वैल्यू होगी वो 90 से तो कम ही होगी। ये बात हुई कब की, जब बड़ा रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रेयरर से डेंसर। तो हम बड़े आराम से इसमें कह सकते हैं कि आई जो है वो चलते 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 0 से 90 तक वेरी करेगा, और जो आर है वो 0 से लेकर किसी एक वैल्यू तक वेरी करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई को हम 90 डिग्री से बड़ा कर नहीं सकते। कोई एम्बिग्यूटी इस सिचुएशन में आई नहीं, कोई दिक्कत हमें हुई नहीं, और हम हर आई के लिए बड़े आराम से आर निकाल सकते हैं। एम्बिग्यूटी तब आएगी जब हम उल्टा करें, डेंसर से रेयर में लेकर जाएं, तब बड़े हल्के सी एम्बिग्यूटी आ सकती है। क्या एम्बिग्यूटी आ सकती है, सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये आपके पास बड़ा इंटरफेस, ये आपके पास बड़ा इंटरफेस, इसके नीचे आपका डेंसर मीडियम, इसके नीचे बड़ा आपका डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND, और ये आपका डेंसर मीडियम। इसके ऊपर आपका रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR, बड़ा ये छोटा है, ठीक है बच्चों। और हमारा जो डेंसर मीडियम है, इस बार हमने लाइट डेंसर से रेयर की तरफ भेजना स्टार्ट किया। चलो करते हैं। इस बार कहां से कहा, डेंसर से रेयर। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ डेंसर टू रेयरर, क्योंकि रेयरर से डेंसर में तो कुछ हमें ऐसी एम्बिगुअस बात लगी नहीं, तो इस बार मैं डेंसर से रेयर भेज रहा हूं कि लाइट को मैं डेंसर से रेयर की तरफ भेजता हूं। शुरुआत वहीं से करते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस से। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब बेटा I इज इक्वल टू 0, और अगर I इज इक्वल टू 0 होगा तो तुम भली बात ही जानते हो कि आपका R इज इक्वल टू 0 भी होगा ही होगा। तो बेटा मैंने नॉर्मल इंसिडेंस कराया ऐसे, एंड यू नो इट वेरी वेल। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो आप कह सकते हो कि ND इंटू साइन 0 शुड बी इक्वल टू NR इंटू साइन R। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आएगा, तो डेविएशन भी बेटा आपका 0 आएगा। ठीक है बच्चे, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा ही, तो मैंने बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। ये लीजिए बड़ा, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। किस फॉर्मूले से, ND sin I is equals to NR sin R. It gives me कि sin R is ND upon NR into sin I. इसमें आप देख सकते हो कि बेटा ये जो ND upon NR है, ये वाला फ्रैक्शन तो 1 से बड़ा है। भाई डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये वाला फ्रैक्शन तो 1 से बड़ा है। ये वाला फ्रैक्शन अगर 1 से बड़ा है तो पक्की बात है कि R की वैल्यू I से तो बड़ी आएगी। मतलब मैंने बढ़ाया I को भी है, I बढ़ाऊंगा तो R भी बढ़ेगा, लेकिन R ज़्यादा बड़ा है क्योंकि शुरुआत में दोनों 0 थे। शुरुआत वाले में I भी 0 था, R भी 0 था। अब मैं धीरे धीरे I को बढ़ाऊंगा तो R भी बढ़ेगा, लेकिन R जो है वो I से ज़्यादा हो गया, होना भी चाहिए था बिकॉज इट्स अ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सो द रे will move like this, will move like this, and this will be our R, this will be our R, है कि नहीं बच्चे, बड़ा this will be our R। और हम जानते हैं कि ये हमारा डेविएशन है, ये हमारा डेविएशन, एंड दिस डेविएशन विल ऑफ कोर्स R में से I को माइनस कर दो, R में से I को, ये हमारा डेविएशन। तुम कहोगे सर अभी तक आपने सारी बातें वही बोली है जो मुझे पहले से पता है। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को कि आपको पहले से इस बात का आइडिया है और सारी बातें आपको पता है, बट अभी मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे। अब मैंने क्या किया कि मुझे इतना पता लग गया कि मैं I को बढ़ाऊंगा तो R भी बढ़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि दोनों शुरुआत में 0 थे। अब R की जो वैल्यू है वो I से ज़्यादा है, इसका मतलब I जितना बड़ा है उससे ज़्यादा आपका R बड़ा है, उससे ज़्यादा आपका R बड़ा है। इसका मतलब दोनों में से 90 पहले कौन पहुंचेगा,
दोनों में से 90 डिग्री पहले कौन पहुंचेगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे ही आई को बढ़ाता गया तो आर बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी आर की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। पहले कौन पहुंचेगा 90 डिग्री? ऑफ कोर्स आर पहुंचेगा। अब कहानी सुनना बेटा, डेंसर मीडियम के अंदर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, डेंसर मीडियम के अंदर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रेयर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देंगे बेटा? क्रिटिकल एंगल। तो अगली डेफिनेशन बेटा अपनी वही है, अगले पेज पे लिखते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल। सुनना बेटा इस बात को, मैं आराम से डिफाइन कर दूंगा इस बात को। ये बेटा मेरे पास सरफेस, ये मेरे पास नॉर्मल, ये आपका डेंसर मीडियम, ये बेटा आपका रेयर मीडियम। मैंने क्या किया? मैंने बेटा ऐसे कोई रे डाली यूं, ये रे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, उस टाइम पर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यूं ग्रेज करते हुए चला जाएगा और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। रेयर मीडियम के अंदर जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उस टाइम पर डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल। और तो और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस केस में डेविएशन क्या है, तो हमारे लिए बड़ा ये डेविएशन सोचना कोई भारी काम तो है नहीं, क्योंकि अगर ये वाला एंगल अगर आई है तो बड़ा ये वाला एंगल भी आई है, तो ऑब्वियस बात है कि ये हमारा डेविएशन है। रिफ्रैक्शन ना होता तो रे यूं जाती है, रिफ्रैक्शन हुआ तो रे यूं जा रही है, तो ये हमारा डेविएशन है। और इस डेविएशन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं कि 90 में से आई को माइनस कर दो, 90 में से आई को माइनस कर दो। बड़ा आई हमने इस केस में क्या लिख रखा है? सी। सी इज योर क्रिटिकल एंगल। सो लेट मी राइट इट डाउन। क्रिटिकल एंगल इज angle of incidence in rarer medium for which angle of beta, critical angle is angle of incidence in denser medium, in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री, is 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल बेटा डेंसर मीडियम का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रेयर मीडियम के अंदर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये हमारी बड़ा क्रिटिकल एंगल की कहानी है। तो हमें यहां तक बात समझ में आगे क्रिटिकल एंगल तक तो कहानी क्या होगी। अब मुद्दा ये फंसता है कि जब तक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था, तब तक ऑफ कोर्स बड़ा रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, वैसे बड़ा रिफ्रैक्शन हो जाएगा बंद। सर क्यों हो जाएगा बंद? क्यों हो जाएगा? मैं इस बात को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं आपको। मैं ये वाली बात आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों होगा, है ना। सुनना बड़ा, मान लीजिए कि ये एयर है, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। सवाल बड़ा ये है, फाइंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, अभी निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारा डेंसर मीडियम है, उसके अंदर बेटा मैं रे डालूंगा ऐसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब सी के बराबर होगा, तब बेटा यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। हमें तो यहां से हमारा सिर्फ और सिर्फ स्नेल से लगाना है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 2 टाइम्स साइन सी इज इक्वल्स टू, बड़ा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90,
सॉल्व करते मेरे पास आ गया साइन सी इज इक्वल्स टू हाफ, इससे मेरे पास आ गया सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि इसी अरेंजमेंट के अंदर सेम अरेंजमेंट के अंदर बड़ा यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये बड़ा आपका नॉर्मल। इसी सेम अरेंजमेंट के अंदर अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दूं, मान लो मैं 45 कर दूं, तो आर क्या आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि लेट्स से स्नेल्स लॉ लगाता हूं, 2 टाइम्स साइन 45, 2 टाइम्स साइन 45 शुड बी इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। और सॉल्व करते हैं मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, बट दैट कम्स आउट √2। दिखने में लगता है सब कुछ सही तो कर रहे हैं, नहीं बेटा इतना सही भी नहीं कर रहे हैं। साइन आर की वैल्यू √2 हो ही नहीं सकती, √2 तो 1.414 होता है, साइन आर तो बेटा कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब या तो हमारी कैलकुलेशन गलत है, और आप जानते हो कि हमारी कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, तो फिर गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि ये स्नेल्स लॉ लगेगा ही नहीं। सर स्नेल्स लॉ क्यों नहीं लगेगा, बेटा स्नेल्स लॉ इसलिए लगेगा क्योंकि अब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को पार करेगा, आप जैसे जैसे आई बढ़ा रहे थे वैसे वैसे आर बढ़ रहा था, आर बढ़ते बढ़ते बड़ा 90 पहुंच गया। अब उससे बड़ा तो आर हो ही नहीं सकता, साइन आर 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप अब आई और बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि साइन आर अब 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, अब वो और बढ़ने से रहा, तो अब क्या होगा, अब स्नेल्स लॉ वैलिड ही नहीं है। और अगर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है इस बात का मतलब क्या है, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है इस बात का मतलब ये है कि अब बड़ा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि अब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब रे जो होगी वो पलट के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, एंड दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले पेज में हम इसको ढंग से लिखेंगे, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का आइडिया लग गया है कि अगर मैं क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लगाता हूं और स्नेल्स लॉ अगर लगाता हूं तो हमारे साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी, इसका मतलब आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उसे रे कहां गई, रे बड़ा उसी मीडियम में पलट कर वापस आ गई, इसीलिए हमने क्या नाम निकाल दिया इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा कि हम चाहे तो क्रिटिकल एंगल का इस तरह के सिचुएशन में एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन सी, बड़ा स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, शुड बी इक्वल टू एन आर, यहाँ पर एंगल क्रिटिकल होगा तो यहाँ पर 90 होगा, इनटू साइन 90। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया साइन सी इज इक्वल्स टू रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चाहो आपकी मर्जी हो तो बड़ा याद कर सकते हो, हालांकि बहुत तगड़ा फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूले की बिना भी बड़ा हमने बेसिक से सवाल तो किए ही है। तो साइन सी इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। जब भी क्रिटिकल एंगल पूछें तो आप बड़े आराम से इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले पेज पे हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो क्या होगा। What will happen if angle of incidence is more than critical angle? As I told you, अगर angle of incidence critical angle से बड़ा हुआ और अगर मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया तो स्नेल्स लॉ इज शोइंग मी, मैंने करके दिखा रखा है कि आपका जो साइन आर है वो 1 से बड़ा आ जाएगा, एंड वी नो दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है इस बात का मतलब क्या है कि या तो स्नेल्स लॉ गलत है या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। स्नेल्स लॉ तो सही है, तो क्या नहीं हो रहा, इसका मतलब रिफ्रैक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, इसका मतलब रिफ्रैक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। और अगर रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो रहा इस बात का मतलब क्या है, वो लाइट गई कहाँ भाई, एनर्जी तो है उसके पास, वो लाइट कहाँ गई, क्या हुआ उस लाइट के साथ। तो आप कह सकते हो सर एक ही रास्ता बचा है, एब्जॉर्प्शन तो हम वैसे मानते ही नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि ज़रूर उसी मीडियम में पलट कर वापस आ गई हो। तो ऐसा हो सकता है, सुनिए बेटा, ऐसा हो सकता है कि ये रहा बेटा आपका कोई इंटरफेस, इसके ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर, बड़ा यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन डी,
ये लेट से मेरे बच्चे आपके पास कोई ना कोई नॉर्मल, और मैंने कोई रे जो है ऐसे भेज दी, मैंने बड़ा कोई रे ऐसे भेज दी। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा है। अगर मैंने गलती से स्नेल्स लॉ लगा भी दिया तो वो भी मुझे बताएगा कि आपका साइन आर 1 से बड़ा आ रहा है, तो हम कह देंगे भाई हमसे गलती हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये रे आ गई, अब होगा क्या क्या, ये रे बाहर तो जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बाहर जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ वैलिड होना चाहिए, और स्नेल्स लॉ कह रहा है कि साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, वो हो नहीं सकता। तो ये जो रे है बेटा ये पलट कर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाएगी जैसे बेटा सिंपली रिफ्लेक्शंस के अंदर होता है, जैसे सिंपल रिफ्लेक्शंस में होता है। एंड इफ दिस एंगल इज आई बेटा दिस एंगल, if this angle is I beta this angle also comes out to be I, and this concept is known as total internal reflection। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो उस केस में रे जो है वो रेयर मीडियम में जाने के बजाय वापस से डेंसर मीडियम के अंदर पलटकर वापस आ जाती है, और ये सिंपल वही जो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जैसे हमने आज तक पढ़े थे उनको बड़े आराम से फुलफिल करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कोई नए तरीके का रिफ्लेक्शन आ गया और इसके कुछ नए लॉज होंगे, अरे नहीं नहीं बेटा वही लॉज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तो और मुझसे कोई डेविएशन पूछेगा तो मैं डेविएशन भी बोल दूंगा कि डेविएशन इज पूरा एंगल पाई, उसमें से ये 2i, तो डेविएशन इज पाई माइनस 2i। तो इट इज दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो वी कैन स्टेट दैट, आई होप यू आर विथ मी, बड़ा सारी बात समझ आ गई है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बेटा तुम पूरा लिखना, then ray will not refract from denser to rarer medium, comma rather the ray will return back to the denser medium, will return back to the denser medium. This phenomenon is known as, बेटा तुम पूरा लिखना, this phenomenon is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा तुम पूरा लिखना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ TIR लिख रहा हूँ। ठीक है सर, ये जो TIR में जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसके कोई नए लॉज है क्या? नहीं, दिस रिफ्लेक्शन विल फॉलो द जनरल रिफ्लेक्शन लॉज जो हमने आज तक पढ़े। बेटा लो ही दो पढ़े बेटा, कौन से कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों विल लाई इन सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, सो दिस total internal reflection will follow general rules of a reflection। जो भी हमने रिफ्लेक्शन के सिंपल रूल्स पढ़े थे उन सबको बड़े आराम से इस तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। बढ़िया समझा बेटा सारी बात, है ना। तो चलिए मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लूँ। अच्छा है ना, मैं बेटा आपसे एक दो न्यूमेरिकल पूछता हूँ, फिर मैं एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात और बताने के मूड में हूँ। चलिए, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है, ये बेटा आपके पास कोई फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर बेटा ये रेयर मीडियम, नीचे ये आपका डेंसर मीडियम। जो रेयर मीडियम है बेटा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है। बेटा ये ND है, ठीक है, ये D है बेटा, अरे मिटा देता हूँ इसको, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, ऐसी कहानी बेटा आपके पास, ये आपके पास कोई ना कोई नॉर्मल है। ठीक है, रे बेटा लेट से ऐसे आ रही है,
रे यूं आ रही है और ये लेट से बड़ा मेरे पास कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ठीक है, सवाल है फाइंड, पहला सवाल है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। हो सकता है कि आपने ओरली सोच लो, फाइंड डेविएशन, बड़ा पूरा लिखूं, चलो लिख देता हूं, फाइंड डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is 30 degree. Find deviation if angle of incidence is 45 degree. Find deviation if angle of incidence is 90 degree. Let's do it. वैसे आपको करना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है और करते करते बेटा तुम बहुत सारी बातें तो सीख ही जाओगे, सारी सीख जाओगे, बहुत सारी क्या सारी समझ आ जाएंगी आपको। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल, वी नो दैट कि क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन सी इज इक्वल्स टू छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट कम्स आउट टू बी 1/√2। इट गिव्स मी कि क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। यहां तक ठीक है बेटा? इसका मतलब 45 डिग्री तक तो रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद बड़ा रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है, अरे भाई ये तो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो पक्की बात है कि रिफ्रैक्शन के बाद, सॉरी इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। काश मैं ये वाला एंगल बता पाऊँ। आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्नेच लगाने की जरूरत है, आंसर आ जाएगा। हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से ऐसा कह सकते हैं कि √2 इंटू साइन 30 शुड बी इक्वल टू, वहां पर है 1 इंटू साइन आर। मेरे पास बड़ा साइन आर की वैल्यू आ गई है √2 इंटू साइन 30, बड़ा साइन 30 इज अगेन हाफ, दैट कम्स आउट टू बी 1/√। मेरे पास बड़ा आर की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। मेरे पास वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और अगर आर की वैल्यू बड़ा मेरे पास है 45 डिग्री, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि मुझसे डेविएशन भी पूछा गया सवाल के अंदर। डेविएशन तुम लोग जानते ही, और रिफ्रैक्शन वाले केस में दिस इज द डेविएशन, एंड डेविएशन इज ऑफ कोर्स बड़ा r माइनस आई। 45 में से 30 माइनस किया तो दैट कम्स आउट बी 15 डिग्री। सो आंसर इज 15 डिग्री। हमसे बड़ा ये तो पूछा गया था, तो पहला सवाल तो हो चुका है। दूसरा सवाल, इफ डेविएशन इज 45, ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। मेरे साथ दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो क्या होगा। बेटा दूसरा सवाल तो और आसान हो गया। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री, अरे बेटा 45 डिग्री तो आपका क्रिटिकल एंगल ही है, ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, और अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ऑब्वियस बात है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो यूं निकल जाएगी ऐसे, जस्ट सरफेस को टच करते हुए, एंड ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। ये जो रे है बेटा ये यूं जानी चाहिए थी, और आपने क्या किया कि इस यूं जाती हुई रे को आपने इस तरफ मोड़ दिया है। दिस इज योर डेविएशन। डेविएशन मतलब जानते फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस आई, दैट इज 90 माइनस 45, दैट कम्स आउट टू बी 45। ये आपका डेविएशन, ये भी आसान था। नेक्स्ट इज बेटा डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, बेटा 90 नहीं बेटा 60 लिखना है। इफ डेविएशन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। अगला सवाल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री होगा तो डेविएशन क्या होगा। देखते हैं बेटा, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। यही बना दो डायग्राम, अलग से डायग्राम की मुझे लगता है कोई ज़रूरत है नहीं ऐसे। तो आपके पास बेटा ये रही फ्लैट सरफेस, ये रहा नॉर्मल, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 बेटा ये 1, मैंने रे भेज दी ऐसे, और ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 60 डिग्री। कोई बच्चा जो समझदार बच्चा है उसको तो पता है कि सर ये जो रे है ये रिफ्रैक्शन करेगी नहीं सर। लेकिन कोई बड़ा है ना, कोई क्यूट बच्चा हो कर दे कि सर मेरे को तो नहीं पता लगा कि सर रिफ्रैक्शन करेगी या TIR होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, रिफ्रैक्शन मान के स्नेच लगाएगा। वो बोलेगा सर √2 इंटू साइन 60, साइन 60 इज ऑफ कोर्स √3/2, that should be equal to 1 into sin r, that comes out to be √3/2। बेटा ये तो √1.5 हो गया,
रूट ऑफ 1.5 बड़ा ऑब्वियस बात है कि 1 से बड़ा आएगा, तो ऑब्वियस बात मेरे पास आ गया कि साइन आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ गई। बेटा साइन आर 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटा क्या रिफ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? टी आई आर होगा। ये वाली बात तो हमें पता ही थी, किसी बच्चे ने गलती से लगा दी इसलिए मैंने बोला बेटा, तो वरना पता ही थी कि हमारा क्रिटिकल एंगल ही 45 डिग्री है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो आपका रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, रे पलटकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, सीधी सी बात है। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री तो ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री। और रही बात डेविएशन की, इस केस में बेटा डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। है कि नहीं? ये हमारी सारी सर बेटा कहानी है। तो कभी भी इस बात को एक बार चेक कर लिया करो कि जब भी इस तरह से डेंसर से रेयरर वाला केस हो तो आप हल्का सा एक बार एनालाइज कर लिया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो रे है वो बेटा दूसरे मीडियम में जाए नहीं, बल्कि वापस उसी मीडियम में पलट कर वापस आ जाए। अगर मेरा आप एनालाइज कर सको तो ऐसे एनालाइज कर लिया करो कि डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जा रहा था तब कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो पलट कर वापस आ जाएगी रे। अगर आप ये एनालिसिस नहीं भी कर पाओ तो ऐसा नहीं कि हमारे सवाल गलत हो जाएगा, तो भी क्या होगा, तो बेटा सवाल करते करते साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, तब भी हम बड़े आराम से वापस से सोच ही लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों 2 सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं बेटा। ठीक है, अच्छे सवाल है, आराम से इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। बेटा आपके पास ये कोई प्रिज्म टाइप कहानी है। बेटा आपके पास कोई प्रिज्म टाइप कहानी है। इस प्रिज्म का ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है। ये बेटा कोई ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है इस तरह से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा पता नहीं है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैंने बेटा कोई लाइट भेज रखी है, लाइट मैंने ऐसे भेज रखी है, लाइट मैंने भेज रखी है ऐसे। पहला वाला जो इंसिडेंस है ये तो ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस ही है, मैंने रे भेज दिया ऐसे। फाइंड एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास। ये बेटा कोई प्रिज्म टाइप है, इस बाहर तो एयर है, कुछ नहीं बोल रखा तो एयर ही मान लिया। फाइंड एन सच दैट रे कैन नॉट क्रॉस द फेस BC। रे जो है वो BC वाले फेस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, BC वाले फेस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये जो ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस करती वाली रे आई है ये BC वाले सरफेस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो, ये सवाल है, ये बेटा अपना सवाल है। अब चलो मैंने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है ना। अब वैसे हम इन जनरल इस बात को जानते हैं कि देखो भाई इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रे जो है ना वो यूं मुड़ के या फिर यूं मुड़ के या फिर यूं मुड़ के जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम चाहते नहीं कि रे बाहर जाए, हम चाहते नहीं कि रे बाहर जाए। बाहर नहीं जाए तो कहाँ जाए, बाहर नहीं जाए तो ऑब्वियस बात है कि पलट कर वापस आ जाए। अब यार पलट कर तो वापस कब आएगी, पलट कर तो वापस तभी आ सकती है ना जब इसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे है, ये नॉर्मल है, रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही बोलते हैं ना। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, क्योंकि अगर ये जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ ना तब भी बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है और बाहर से यूं निकल जाती है, याद है ना आपको। अगर ये जस्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर होता ना तो बड़ा बाहर निकलती और उस सरफेस के साथ साथ टच होते 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 यूं निकल जाती और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री आता, याद है ना। और अगर ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा बड़ा फिर तो बाहर निकलती है। हम नहीं चाहते कि बाहर निकले, तो आई की वैल्यू सी से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया, अब हो जाएगा आंसर, अब हो जाएगा। दिस एंगल इज 60। अच्छा मैं एक बात बोलना भूल गया है ना, ये वाला एंगल बड़ा आपका 90 है, मुझे सवाल में बोलना चाहिए था, बड़ा ये वाला एंगल आपका 90। अब सुनना बेटा, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल बड़ा वैसे 90 है, तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी आपका कितना है 60। ये वाला एंगल 60 है तो बड़ा पक्की बात है कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। ये ज्योमेट्री में साफ साफ करेगा दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री
शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ज्योमेट्री ने हमें काफ़ी हेल्प कर दी है। दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 30 शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। इस तरह से ले ही सकते हैं, ठीक है, साइन तो दोनों तरफ ले सकते हैं। साइन 30 इज ऑफ कोर्स हाफ साइन सी, बड़ा साइन सी याद करो, बड़ा साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बाहर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो ऑफ कोर्स हम एयर मानेंगे, तो 1/n। इतनी इनइक्वलिटी बेटा आपको आती होगी कि 1/2 अगर बड़ा है 1/n से तो n शुड बी ग्रेटर देन 2, n शुड बी ग्रेटर देन 2। बड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक, आई होप याद है ना कुछ तरह की बात। जैसे इधर मैं 1/2 ले लूँ, इधर 1/n, n की जगह चाहे मैं 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, तो पक्की बात है कि 1/2 उससे बड़ा होगा। 1/2 बड़ा इनसे बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 से तो बड़ा होगा। 2 से तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो 1/2 इज मोर देन 1/3, 1/4, 1/5, तो पक्की बात है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। इतनी इनइक्वलिटी बेटा आपको आती होगी। तो मेरे पास आंसर आ गया कि n की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी कितनी कर दो, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 2.1 कर दो, 2.2 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए बच्चों एक और सवाल करें। चलो आसान सा ही सवाल हो रहा है बेटा, है ना, आसान सा ही सवाल और है। सिचुएशन सुनना बेटा, मेरे पास फिर से बेटा एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, राइट एंगल्ड ही बेटा वापस से, है ना, नीचे वाला एंगल आपका 90 है, ठीक, ये वाला एंगल आपका बेटा 90 है, ये वाला एंगल थीटा है, और कोई रे है बेटा वो यूं आई है ऐसे। पहला वाला इंसिडेंस तो नॉर्मल है, ये सारा का सारा ग्लास का बना हुआ है, ये बड़ा सारा का सारा ग्लास का बना हुआ है, ऐसा ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। पहला वाला इंसिडेंस डायग्राम से नजर आ गया होगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक। ये बड़ा ए, ये बी, बड़ा इस बार उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। फाइंड एंगल थीटा such that light doesn't क्रॉस द फेस BC। इस बार बड़ा मैंने आपको n दे दिया और थीटा पूछ दिया, है ना, ठीक, कर देंगे आप, कहानी मोर और लेस बड़ा वही है। आप जानते हो कि रे यूं आई है, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा, तो बड़ा ये वाला एंगल थीटा। मैंने यहां पर खींच दिया एक नॉर्मल, नॉर्मल तो जरूरी है ही बेटा। ये एक तरह से आपकी भाई यहां पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, यानी यहां फर्क पड़ता है। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा। रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हम नहीं चाहते कि ये रे यूं यूं या यूं बाहर निकले, नहीं चाहते, तो क्या करें, हम चाहते हैं कि वापस पलट कर आ जाए। सवाल में लिखा हुआ है कि हम चाहते नहीं कि इस BC वाले फेस को क्रॉस करे, तो पक्की बात है कि ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो वी ऑब्वियसली वांट दिस I शुड बी ग्रेटर देन C। इट मींस दैट 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन C। दोनों तरफ साइन ले लो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा should be greater than sin C. Sin 90 minus theta is of course cos theta, and sin C, but what is sin C? Sin C, C is critical angle, that is छोटा refractive index upon बड़ा, that is 1/√2। तो मेरे पास आंसर आ गया, cos theta should be greater than or equal to 1/√2। cos theta की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू बड़ा लेस देन cos इनवर्स 1/√2 आनी चाहिए, मतलब थीटा शुड बी लेस देन 45 डिग्री। समझ गए इस बात को? cos थीटा 1/√2 से बड़ा, भाई 1/√2 कब होता है cos थीटा? जब 45 डिग्री, और एंगल 45 से छोटा होगा तो cos थीटा बड़ा होगा। भाई cos 30 तो और बड़ा होगा √3/2, cos 15 डिग्री तो और बड़ा होगा √3 + 1/2√2, cos 0 तो और बड़ा होगा 1 होगा। थीटा जितना छोटा होता है cos थीटा उतना बड़ा होता है, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री से छोटा आना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। और इस तरह की इनइक्वलिटीज आप लोगों ने हल्की फुल्की बेटा मैथ्स के अंदर पढ़ भी रखी होगी, और वो हमारे थोड़े काम की भी है ना, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।
एक अच्छी सी बात मुझे आपसे डिस्कस और करनी थी, है ना? आराम से इत्मीनान से बेटा बात सुनने लायक है। एक बेटा ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सा पॉइंट है बेटा, सुनिएगा, बढ़िया पॉइंट है। इस पर आईआईटी एडवांस टाइप के अच्छे सवाल बन सकते हैं, बनते भी हैं। आईआईटी एडवांस में एक बार तो पूछ ही रखा है, बार बार भी पूछ सकते हैं। आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है, ये बड़ा कोई सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, इसके नीचे डेंसर मीडियम है, इसके ऊपर बड़ा आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वगैरह हम सब लिखना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से बढ़ाते 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 90 करूंगा। तुम जानते हो कि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 करूंगा तो बीच में एक क्रिटिकल एंगल आएगा। क्रिटिकल एंगल तक तो रिफ्रैक्शन होगा और क्रिटिकल एंगल के बाद में आपका रिफ्रैक्शन होगा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेकर क्रिटिकल एंगल तक तो रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद आपका TIR हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो डेविएशन किस तरह से वेरी करेगा उसको देखते हैं। उसके लिए बेटा मैं एक बार ना अलग से कर्व बना देता हूं। इस तरफ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रखूंगा और इस तरफ मैं डेविएशन रखूंगा। अब सुनना बेटा बड़े आराम से, मैं डायग्राम बना देना, ऐसे ही चल जाएगा मेरे ख्याल से काम। चलो बना देता हूँ। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आएगा, है कि नहीं बेटा। अगर मैंने I को 0 रखा तो R भी 0 आएगा, डेविएशन भी 0 आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा कहां से, 0,0 से। I 0 तो डेविएशन भी 0। फिर मैंने I को हल्का सा बढ़ाया, I को मैंने हल्का सा बढ़ाया, लेकिन अभी तक क्रिटिकल एंगल नहीं पहुंचा है। I जो है वो मैंने बढ़ाया तो है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से छोटा ही रखा है, या क्रिटिकल एंगल के बराबर रखा होगा मैक्सिमम। तो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है बेटा, रिफ्रैक्शन होगा और रह जाएगी। काश मैं ये वाला एंगल R बता पाऊँ, बच्चे बोले सर सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ से लेंस लगा दो। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि NR sin I इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा, NR sin R शुड बी इक्वल टू ND sin I। इससे मेरे पास R की वैल्यू आ गई, बड़ा उधर ले जाना, साइन इनवर्स ND अपॉन NR sin I। ठीक है बेटा। और तो कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर इस केस के अंदर डेविएशन कितना है, तो हम जानते हैं कि कुछ ना होता तो रे यूं निकल जाती, और डेविएशन तो y है, सो दिस इज योर डेविएशन। और रिफ्रैक्शन वाला केस है, इसलिए डेविएशन इज ऑफ कोर्स R माइनस I। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि R की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स ऑफ ND अपॉन NR sin I। और अगर कोई मुझसे डेविएशन पूछता है तो डेविएशन आ गया बड़ा क्या, R माइनस I। ढंग से लिखूँ, चलो अच्छा एक्सप्रेशन तो नहीं, बट साइन इनवर्स ऑफ ND अपॉन NR sin I माइनस I, ये बड़ा मेरा डेविएशन है। कोई बहुत अच्छा कोई लीनियर टाइप का रिलेशन तो आ नहीं पाया, बट ये जरूर पता लग गया कि जैसे जैसे मैं I को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे R बढ़ेगा। और डेविएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला इज R माइनस I। R भी बढ़ रहा है, I भी बढ़ रहा है, लेकिन R जो है उसका बढ़ना, उसका इंक्रीमेंट जो है वो I के इंक्रीमेंट से ज्यादा है, तो R और I के बीच में लगातार गैप जो है वो लगातार बढ़ेगा, तो डेविएशन ऑफ कोर्स लगातार बढ़ेगा। अब मैं एग्जैक्टली इसका ग्राफ तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ग्राफ विल लुक लाइक दिस, नॉन लीनियर काइंड ऑफ ग्राफ। आई डोंट नो, ये मत बोलना कि सर ये पैराबोला है, बेटा ये पैराबोला डेविएशन और आई के पैराबोला थोड़ी है, पैराबोला थोड़ी है। लेकिन इतना पता लग गया कि ये नॉन लीनियर है, लीनियर तो नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि आई बढ़ेगा तो लगातार आपका डेविएशन तो लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और लीनियरली नहीं बढ़ेगा। और ग्राफ जो है वो ऐसा सा ग्राफ आना चाहिए, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
नॉन लीनियर है, पैराबोला भी नहीं है। आई बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आई बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो कभी ना कभी बड़ा आई बढ़ते 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 सी हो गया, तो डेविएशन भी बड़ा बढ़ते 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 कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। जब आपका आई बढ़ते बढ़ते सी हो जाएगा उस टाइम क्या होगा, देखता हूं बेटा। जब आपका आई बढ़ते बढ़ते सी हो जाएगा तब आपका आर जो है वो 90 हो जाएगा, और आर जब 90 हो जाएगा उस केस में आपका डेविएशन जो है वो ऑफ कोर्स ये सी, तो बड़ा ये भी सी, तो ये 90 माइनस सी, डेविएशन आपका 90 माइनस सी हो जाएगा। लो बेटा 90 माइनस सी। ये कब था, ये ग्राफ कब है, ये बड़ा ग्राफ तब है जब आपका रिफ्रैक्शन था। यहां तक ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से थोड़ा सा ज्यादा किया, मैंने सी प्लस एच लिख दिया, वेयर एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से हल्का सा ही ज्यादा होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, अब मैं जानता हूं कि रे बाहर नहीं जाएगी बल्कि पलट कर वापस आ जाएगी, पलट कर वापस। सी तक तो ठीक था, सी तक तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, सी के जस्ट आगे गया, सी के जस्ट आगे गया, सी के जस्ट आगे जाते ही अब बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रे ऐसे पलट कर वापस आ जाएगी, और जो रे यूं जानी थी वो ऐसे मुड़ गई। दिस इज योर डेविएशन। इस डेविएशन में रफली कह सकता हूं पाई माइनस 2 टाइम्स। ये तो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन में तो फॉर्मूला बेटा डेविएशन का पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, लगभग लगभग एग्जैक्टली तो सी नहीं है, सी के लगभग लगभग, सी से थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि जैसे ही तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, डेविएशन जो है वो हो जाएगा पाई माइनस 2c, डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2c, हो जाएगा पाई माइनस 2c। सर उसके बाद क्या बड़ा, उसके बाद की तुम कहानी जानते ही हो। अगर आपने आई की वैल्यू अब और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, तो जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा होगा, डेविएशन इज सिंपली पाई माइनस 2i, क्योंकि जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आया, अब हम जानते हैं इस बात को कि अब तो रिफ्लेक्शन ही होगा, और रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन इज पाई माइनस 2i। अब हम जानते हैं कि डेविएशन पर पावर 1 है और i पर पावर 1 है। अब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -2। तो आप कह सकते हो कि इसके बाद का जो ग्राफ है वो तो बहुत आसान है, इसके बाद तो आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव स्लोप के साथ। ये लो, फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो ऑफ कोर्स फिर उस केस में आपका डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो, रे सीधी निकल जाएगी। लो अच्छा, दैट इज पाई बाय 2। ये जो नॉन लीनियर नॉन पैराबोलिक एक रैंडम सा कर्व आया है, ये रिफ्रैक्शन के लिए आया है, और ये वाला जो ग्राफ आया है ये रिफ्लेक्शन के लिए आया है, और रिफ्लेक्शन का ऑफ कोर्स आपका इजियर ग्राफ। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर कोई हमसे डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ पूछे तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इस तरह ग्राफ ऑफ कोर्स बड़ा जेई मेन वगैरह में तो ऐसे इतने पूछने के चांस है नहीं, बट एडवांस टाइप के सवाल के अंदर इस तरह ग्राफ पे बड़े आराम से अच्छे से सवाल आ सकते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको सारा सवाल समझ में आ ही गया होगा। अच्छा ना, आपको अगर हल्का फुल्का मैथ्स ढंग से आती है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर जो सी वाला पॉइंट था ना, यहाँ पर तो मैंने डार्क रखा है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ मैंने ऐसे ओपन सा रखा है। क्योंकि ओपन सा किस लिए रखा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब सी होगा ना तब रिफ्रैक्शन ही होगा, तब रिफ्रैक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो कब होगा, सी से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब। तो सी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ ये बड़ा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से थोड़ा सा ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ऐसे ओपन रख दिया। ठीक बच्चों, ये वाली बात बड़ा समझ में आई गई होगी।
इस पर अच्छे अच्छे सवाल बेटा पूछ सकते हैं। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में इस तरह के सवाल खूब सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताए। इस पर और ऑफ कोर्स है ना, तुम्हारे एप्टीट्यूड और IQ और बेस्ड बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं। तुमसे ये पूछ सकते हैं, बताओ ऐसा कौन सा डेविएशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है। सुना मैंने क्या कहा? ऐसा कौन सा डेविएशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है। तो दिमाग लगाओ, देखो जैसे मुझे ये वाला डेविएशन चाहिए, लेट्स से मुझे ये वाला डेविएशन चाहिए, तो ये वाला डेविएशन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी पॉसिबल है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी पॉसिबल है। I1 पर भी पॉसिबल है और I2 पर भी पॉसिबल है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये वाला डेविएशन मिलेगा थ्रू रिफ्रैक्शन, और यही वाला डेविएशन मुझे फिर से मिल सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 के लिए। कब? TIR वाले केस में। एक बार मुझसे पूछ लेंगे सर ऐसे भी कोई डेविएशन है क्या जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए? हाँ बेटा ज़रूर मिलते हैं। कौन से? ये वाले, जैसे ये वाला डेविएशन, ये वाला डेविएशन, जैसे ये वाला डेविएशन, ये वाला डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल है। वो भी कौन सा? सिर्फ और सिर्फ TIR के थ्रू। तो आप कह सकते हो कि डेविएशन 90 - C से लेकर π-2C तक जो डेविएशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पॉसिबल है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, तो एक बोली है ऐसे ना, ऐसे बड़ा ठीक है। अब आपके IQ पर डिपेंड करता है कि आप कितना उनमें जवाब दे पाते हो, बट फिर भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेविएशन बिटवीन 90 डिग्री -2C, सॉरी 90 डिग्री -C टू 180 डिग्री -2C will occur for only one angle of incidence, और वो भी किससे मिलेगा? ये वाले सारे डेविएशन किससे मिलेंगे? रिफ्रैक्शन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन से मिलेंगे। और 90 - C तक जितने भी आपके डेविएशंस हैं वो बड़ा दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर पॉसिबल है। एक बड़ा ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन से, एक ऑफ कोर्स आपके रिफ्लेक्शन से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेविएशन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 - C will occur for two angle of incidences। उसमें से छोटा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे देगा? ये वाला रिफ्रैक्शन, सॉरी किससे देगा ये वाला डेविएशन? रिफ्रैक्शन से। जो बड़ा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उतना ही डेविएशन किससे करेगा? TIR से करेगा। ठीक है, ऐसे ट्रिवियल सी बात है। अगर मैं ग्राफ बनाना आता तो मैं सारी बातें आती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों।